नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का माटी वाली पाठ उसके अभ्यास के प्रश्नों को। तो मुझे आशा है आपने पिछला वीडियो देखा होगा और पाठ आपको समझ में भी आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, आप निरंतरता बनाए रखा करो। रूटीन से यदि आप पढ़ोगे तो आपका सिलेबस है मैं बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। इसी महीने के अंतर्गत यानी 9वें महीने में आपका सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। बस निरंतरता बनाए रखिए। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। आपको कोई प्रश्न है उसका रट्टा है वो नहीं लगाना पड़ेगा यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे। रटे हुए प्रश्न भाई किसी काम के नहीं होते, समय आने पर उन्हें हम भूल जाते हैं, लेकिन अच्छे से समझे हुए प्रश्न हैं वो हमेशा याद रहते हैं और एग्ज़ाम में हमारे अंक भी अच्छे आते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन है आपसे कि रट्टा कभी भी मत लगाइए। तो आइए देखते हैं आपका समय खराब न करते हुए अभ्यास के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वह अकेली माटी वाली थी जिसका कोई प्रतियोगी यानी प्रतिद्वंदी नहीं था। वही सबके घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी दिया करती थी। लाल मिट्टी की सबको ज़रूरत थी, इसीलिए सभी उसे जानते थे तथा उसके ग्राहक थे। वह पिछले अनेक वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी, इस कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे। मट्टी वाली की गरीबी, फटेहाली और बेचारगी भी उसकी पहचान का एक कारण रही होगी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, मट्टी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा समय क्यों नहीं था? माटी वाली अत्यंत गरीब बूढ़ी हरिजन महिला थी। टिहरी गांव में घर घर माटी पहुंचाने के अलावा उसकी आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं था। उसके पास खेती के लिए न ही कोई ज़मीन थी और न रहने के लिए कोई ज़मीन थी। वह ठाकुर की ज़मीन पर झोपड़ी बना करके रहती थी, जिसके लिए उसे बेगार करना पड़ता था, यानी बगैर पैसों के कार्य करना पड़ता था। वह सवेरे माटा खान के लिए निकलती, माटी खोदती, भरती और टिहरी के घरों में पहुंचाती। उसे अपनी झोपड़ी तक लौटते लौटते शाम हो जाती थी और रात गहराने लगती। माटी बेचने या घरों से मिली रोटियां खाकर सो जाती थी। ऐसी दिनचर्या में माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे समय के बारे में या भाग्य के बारे में सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। तो विद्यार्थियों, ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का ये, इसको बड़े अच्छे से करें। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? जैसा कि मैंने पाठ पढ़ाते हुए भी आपको बताया था भाई, इस प्रश्न में ये तथ्य छुपा हुआ है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं हुआ करता है, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है। इसलिए रोटी चाहे रूखी हो या साग के साथ या चाय के साथ, वह भूख के कारण मीठी प्रतीत होती है। अतः रोटी के स्वाद का वास्तविक कारण भूख होती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। भाई, हमारे पुरखों के समय इतने साधन और सुविधाएं नहीं थी।
हमारे पूर्वजों के पास आज जितनी सुविधाएं जो है वो मुहैया नहीं थी। उन्हें हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आमदनी कम होने से मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करना भी कठिन हो जाता था। इसके बाद भी उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई में से कुछ पैसे बचा करके अनेक कलात्मक वस्तुएं एकत्र की और उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए। इनसे उनकी मेहनत, लगन और बचत की कठिनाइयों का पता चलता है। नई पीढ़ी के लिए ये वस्तुएं विरासत जैसी होती हैं। इनमें हमें अपनी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान मिलता है। ये वस्तुएं हमारे पूर्वजों की रुचियों एवं आर्थिक सामाजिक स्थिति का परिचय कराती हैं। यह आने वाली पीढ़ियों का दायित्व है कि वे विरासत की इन वस्तुओं का संरक्षण करें तथा भावी पीढ़ी को सौंप जाएं। पूर्वजों की मेहनत और गाड़ी कमाई से बनाई हुई वस्तुओं का महत्व जानकर ही मालकिन का मन इन्हें हराम के भाव बेचने को नहीं करता है। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों, माटी वाली को रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली का रोटियों का इस तरह से गिनना बताता है कि वह बहुत गरीब है। उसके पास पेट भरने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। वह रोज कमाती है और खाती है। इससे यह भी पता चलता है कि उसे केवल अपना ही नहीं, अपने बूढ़े पति का भी पेट भरना होता है। इसलिए उसे रोटियों का बराबर हिसाब रखना पड़ता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। माटी वाली टिहरी शहर के घरों में माटी दे करके अपनी रोजी चलाती है। यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है। ऐसे ही एक घर में माटी देने पर घर की मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी हैं। उसे एक अन्य घर से भी 2 रोटियां मिली हैं। इसमें से उसने एक खा करके बाकी को घर ले जाने के लिए बचा लिया है, ताकि वह अपने अशक्त एवं बीमार बूढ़े को दे सके। आज माटी बेचने से हुई आमदनी से वह 1 पाव प्याज खरीद करके कूट तल करके उसकी सब्जी बनाना चाहती है, ताकि बूढ़े को सूखी रोटियां न खानी पड़े। इससे बूढ़ा खुश हो जाएगा। इस कल्पना से माटी वाली खुश है, क्योंकि रोटियों के साथ साथ सब्जी देखकर बूढ़ा प्रसन्न हो जाएगा। उसकी प्रसन्नता का अनुमान करके वह खुश हो रही है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय बताइए। आशय मीन्स उसका गूढ़ अर्थ क्या है? इस कथन का आशय यह है कि गरीब आदमी को रहने का ठिकाना नहीं गरीब आदमी के रहने का ठिकाना है वो नहीं छीनना चाहिए। गरीब आदमी अपने स्थान से उजड़ करके दूसरे स्थान पर बसने में असमर्थ होता है या समर्थ नहीं होता है। इसलिए अगर वह अपने मूल स्थान से उखड़ गया या उजड़ गया तो फिर उसकी मिट्टी खराब हो जाती है, वह मारा फिरता है। इसलिए उसे अपने निवास स्थल पर ही अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। उसे अंतिम यात्रा अर्थात शमशान तक वहीं रहने देना चाहिए जहां उसका मूल निवास है। अगला प्रश्न है बेटा, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखना है।
विस्थापन क्या होता है? विस्थापन दूसरी जगह से पर स्थापना करना। विकास एक आवश्यक प्रक्रिया है जो अपने साथ ढेर सारी खुशियां और रंगीन सपने लेकर के आता है। विकास के क्रम में जो कार्य किए जाते हैं वे कुछ लोगों के हृदय पर ऐसे घाव दे जाते हैं और जिनका दुख वे आजीवन भोगते हैं। विकास के नाम पर जब नदियों पर बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं जिसमें शहर, गांव, जंगल, उपजाऊ जमीन आदि जलमग्न हो जाती हैं, डूब जाती हैं। बांध बनाने से पहले वह रहने वालों को अन्यत्र विस्थापित किया जाता है जिससे उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोगों के बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होता है। यद्यपि सरकार इन लोगों के विस्थापन की व्यवस्था करती है परंतु माटी वाली की तरह बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास ज़मीन जायदाद का प्रमाण पत्र नहीं होता है। ये नहीं के बाद है ना भाई, पूर्ण विराम लगा हुआ, गलत है ये नहीं लगना चाहिए। इन लोगों को तब विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी स्थिति न घर की न घाट की वाली हो जाती है। वास्तव में विस्थापन अपने साथ कई समस्याएं लेकर के आता है जिसको जिसका समाधान है जो है ना, जिनको समाधान विस्थापन से पहले ही कर लिया जाना चाहिए। यानी जब विस्थापन होता है तो समस्याएं बहुत होती हैं। ये दूसरे प्रश्नों में से है, अन्य प्रश्नों में से माटी वाली का शब्द चित्र प्रस्तुत करना है भाई। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बस 1-2 प्रश्न और हैं। माटी वाली नाट्य कद की महिला वृद्धावस्था में पहुंचकर भी घर घर मिट्टी पहुंचाती थी। उसके सिर पर कपड़े से बना ढिल्ले पर उसका ढक्कन गायब और कंटर के मुंह तक भरी लाल मिट्टी टिहरी शहर के घरों में मिट्टी देने जाती हुई के बाद भी पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए भाई। जाती हुई वह आंगन के किसी कोने में मिट्टी गिराती और घर की मालकिन से बातें करती। जो कुछ मिल जाता उसे कपड़े में बांधती और घर की ओर चल पड़ती थी। अगला प्रश्न है, माटी वाली का कंटर दूसरे के कंटरों से किस तरह से भिन्न होता था और क्यों? माटी वाली अपने कंटर से मिट्टी लाने का काम करती थी। इसके लिए वह कंटर का ढक्कन काट करके अलग कर देती थी। इससे उसका कंटर खुला रहता था जबकि अन्य कंटरों में ढक्कन लगा रहता था। माटी वाले का कंटर ऐसा इसलिए होता था क्योंकि खुले मुंह वाले कंटर में मिट्टी भरना और गिराना आसान होता है। इससे माटी वाली को अपने काम में सुविधा होती थी। अगला प्रश्न है बेटा, मालकिन के लौटने तक माटी वाली ने अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा क्यों करने लगी? ऐसा करने के पीछे क्या व्यवस्था थी? माटी वाली जिस घर में माटी देने गई उस घर की मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी और कुछ बचा खुचा साग लाने के लिए अंदर चली गई। इसी बीच माटी वाली ने इधर उधर देखा और किसी को न देख करके अपने सिर पर रखा ढीला खोलकर उस कपड़े में एक रोटी जल्दी से रख दी। यह बात मालकिन न जान सके इसलिए वह मुंह चलाने का दिखावा करने लगी। इससे मालकिन यह समझती है कि इसने एक रोटी को खा लिया है। कपड़े में एक रोटी छिपाने के पीछे उसकी मानसिकता यह थी कि इसे रोटी को वह घर लेकर के अपने अशक्त बुड्ढे को देगी। वह यह भी चाहती थी कि रोटी छिपाने की बात घर की मालकिन ने जान सके। अब अगला प्रश्न है, अब इस उम्र में शहर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे कहाँ? माटी वाली के कथन में छिपी वेदना को स्पष्ट कीजिए। टिहरी शहर में बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था। इससे शहर में पानी भरने लगा था। जिन लोगों के पास ज़मीन के कागज़ हैं उनके आधार पर उनकी विस्थापन हेतु अन्यत्र ज़मीन दी जा रही है, पर माटी बेचकर गुजारा करने वाली बुढ़िया के पास ज़मीन का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। माटा खान से वह माटी भले ही लाती है पर यह भी उसके नाम नहीं है। ऐसे में बुढ़िया को विस्थापन हेतु कहीं और जगह ज़मीन नहीं मिल पाएगी। तब उसका क्या होगा? वह कैसे जिएगी, कहाँ जाएगी, क्या खाएगी आदि की वेदना उसके कथन में निहित है। तो ये थे विद्यार्थियों आज का हमारा जो अभ्यास का
अध्याय था ये हमने कर लिया है। तो बने रहिए मेरे साथ, निरंतरता बनाए रखिए, देखते रहिए। यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख करके आप आवश्यक रूप से बताया करें। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखा करें, नहीं तो कोई प्रश्न है वो बीच में आपका छूट जाएगा, जो हो सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।